प्यारे बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, शिक्षा खंड शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए अध्याय 6 का छठा भाग लेके आई हूँ और ये इस अध्याय का अंतिम भाग भी है। और इस भाग में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं। तो जो ये हम राष्ट्रीय राज्यों से जो संबंधित जो टॉपिक है इसको हम 5वें भाग में शुरू कर चुके थे और वहाँ पर हमने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के जो कारण रहे उसके बारे में चर्चा कर ली है। और आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं, कि जो राष्ट्रीय राज्य होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें विशेष होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो है राज्य की सर्वोच्चता। जी हाँ, कि ऐसा माना जाता है कि जो उस समय जो राष्ट्रीय राज्य होते थे वो जो राज्य जो उनका होता था वही सर्वोच्च होता था और जो दूसरा कोई भी राज्य वो उनके राज्य की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होता था। और दूसरा, जो ऐसे राज्य में राजा ही सर्वोच्च होता था, वही कानून का निर्माण करता था, वही उसकी व्याख्या करता था और उसके राजा का जो भी डिसीजन होता था उसको ही फाइनल माना जाता था। कहने का अभिप्राय है कि राजा द्वारा जो भी शब्द कहे जाते थे वही कानून बन जाते थे। अब दूसरा, इसके बाद बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय राज्य होते हैं इसमें राजा ही राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है और इसीलिए उन्होंने अपने अधीन एक उस समय शक्तिशाली सेना का गठन किया और जो ये सेना होती थी इसको आधुनिक शस्त्रों से लैस किया गया। और इसके बाद जो ये राष्ट्रीय राज्य होते हैं इसमें व्यक्तियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है और इसके बाद ऐसे राज्य राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त वे आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर होते हैं और इसके बाद ऐसे राज्य में राजा को लोगों पर कर लगाने का अधिकार होता है और लोगों का क्या कर्तव्य होता है कि वो भी इन करों की अदायगी समय पर करे। और हमारा जो लास्ट का राष्ट्रीय राज्यों की जो विशेषता है कि जो ऐसे राज्य होते हैं उसमें सदैव विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रीय राज्य की विशेषता। अब यहाँ पर जो उस समय कौन कौन से राष्ट्रीय राज्य थी जिनकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय राज्य थे इन्होंने यूरोप में क्या क्या सफलताएं प्राप्त की। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि सामंतों की शक्ति का दमन, कि क्योंकि जो सामंत थे उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो जो ये राष्ट्रीय राज्य थे इन्होंने लोगों को सामंतों के अत्याचारों से मुक्त किया। दूसरा, उन्होंने अपने राज्यों में जो फैली अराजकता को दूर कर शांति की स्थापना की। तीसरा, उन्होंने लोगों को अपने शासक का सम्मान करने और उन्हें पूर्ण सहयोग देने का सबक सिखाया। और इसके बाद उन्होंने लोगों में एक नई राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और इसके यूरोप के जो आने वाले इतिहास में दूरगामी प्रभाव पड़े। इसके बाद उन्होंने अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भी उल्लेखनीय कदम उठाए और इससे क्या हुआ कि देश की जो कृषि और जो उद्योग था उसको प्रोत्साहन मिला। और इसके बाद जो राष्ट्रीय राज्यों की जो अंतिम सफलता है वो है कि उसने अपने राज्य की भाषा और साहित्य के विकास के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। तो ये तो थी हमारे राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय राज्यों के पतन के क्या कारण थे। जी हाँ बच्चों, कि जो ये राष्ट्रीय राज्य थे इसका भी बाद में पतन हो गया था। तो अब ये जो पतन है वो क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी रहे। तो सबसे पहले कि राज्यों के आपसी झगड़े किस प्रकार से, कि आरंभ में जो राष्ट्रीय राज्यों के जो शासक होते थे उन्होंने सामंतों का दमन कर
आंतरिक शांति की स्थापना की। तो इसमें उनको लोगों का भी पूर्ण सहयोग मिला, लेकिन बाद में ये शासक अपने राज्यों के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के साथ लंबे युद्धों में उलझ गए। तो फिर से क्या हुआ कि वही वाली स्थिति होगी, दोबारा अराजकता फैली। अब लोग ऐसे राज्य का अंत चाहने लगे। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा, अयोग्य शासक। किस प्रकार से कि जो राष्ट्रीय राज्यों की जो स्थापना के समय वहाँ के शासकों ने अनेक लोकप्रिय कार्य किए, तो जिससे लोग भी प्रसन्न हुए। अब लंबे समय बाद लोगों को अत्याचारी सामंतों से छुटकारा प्राप्त हुआ था, और जैसे ही शासकों को सत्ता हाथ में आने लगी तो उसके पश्चात अब उन्होंने राष्ट्रीय शासक ने अपने कर्तव्य को भूल गए और अब उन्होंने लोगों पर अनुचित कानून लाद दिए। तो ऐसे में जो लोग थे वो इन शासकों के विरुद्ध हो गए। और इसके बाद अब है विलासप्रिय शासक। किस तरह से कि जो राष्ट्रीय राज्यों के जो अनेक शासक जो थे, जब उनको सत्ता और धन हाथ में आया तो वो विलासप्रिय हो गए और उन्होंने अपना जो ज़्यादातर जो समय था वो सूरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो ऐसे राज्यों का जो अंत था वो निश्चित था। और जब जो हमारा अब लास्ट का पॉइंट रहने वाला है वो है अमेरिका और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। जैसा कि आपको मालूम है कि 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई, इसी तरह से 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। तो जो ये क्रांति थी इसने भी इन राष्ट्रीय राज्यों के पतन के लिए एक नया जो एक तरह से प्लेटफॉर्म वो तैयार किया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है और इसके साथ जो हम पिछले 5 भाग जो हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं वो भी यहीं पर समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इस अध्याय में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है आपको ज़रूर समझ में आई होगी और वो आपके लिए आने वाले आपके भविष्य के लिए ज़रूर ही उपयोगी होगी। आप मुझे जो मेरा चैनल YouTube पे बना हुआ है संगीता तोमर, उसको आप वहाँ पर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको मुझसे और किसी तरह के और भी कोई वीडियो वगैरह या आपके कोई भी कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुए हैं तो अगर आप उसके बारे में भी मुझे लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगी। बाकी जो आपको हर वीडियो के साथ कार्यपत्रक दिया जा रहा है आप उसको ज़रूर अपने नोटबुक पर नोट करें और साथ में आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए आप इस चैप्टर को पूरी तरह से याद करें। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जो पठन पाठन का जो कार्य है उसको निरंतर करते रहिए। इसी के साथ शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।